थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में। ये बहुत जरूरी आपने बात बताई आभा जी, बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हाँ सर, आप रिकॉर्डिंग शुरू करें तो इशारा करिएगा। हाँ, इट इज ऑलरेडी देयर, नाउ वी विल स्टार्ट। लिखावट के इस कार्यक्रम में मैं सभी आगंतुक कवियों का स्वागत करता हूं। साथ ही फिलहाल तो कुछ श्रोता हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, वो जो कुछ समय बाद ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली, तो उनका भी मैं अभी से स्वागत कर देता हूं। और मेरा ख्याल है कि कार्यक्रम की शुरुआत बालासोर में जो दुर्घटना हुई है उसके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब हम शुरू करते हैं। मैं 2 मिनट का मौन उज्जैन की घटना के लिए भी। अच्छा, ठीक। चलिए शुरू करिए, अब तो हो गए, 2 मिनट हो गया। जी 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 जी, मैंने वो घड़ी तो देख रहा था, फिर मैंने सोचा ऑनलाइन कार्यक्रम है। मैं स्वागत करता हूं हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी का, जो आज श्रोता के रूप में मौजूद है हमारे बीच। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं लिखावट मंच का परिचय दे दूं। हालांकि आप सब तो जानते ही हैं, और क्योंकि ये मंच बहुत पुराना है, संस्था बहुत पुरानी है, बट पहली बार जो जुड़ेंगे तो उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि 1989 में लिखावट की शुरुआत हुई दिल्ली में, और ख्याति लब्ध कवि आदरणीय श्री रघुवीर सहाय, श्री मंगलेश डबराल जी और श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने इस संस्था की शुरुआत की। फिलहाल मिथिलेश श्रीवास्तव जी लिखावट संस्था का संचालन कर रहे हैं, और इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में भी वो संयोजक की भूमिका में है। ऑफलाइन कार्यक्रम तो लगातार 32-33 साल जो भी लिखावट का जीवन रहा है, दिल्ली में लगातार होते रहे, और भारत के शीर्षस्थ कवि, लेखक, आलोचक आदि उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे। मैं मिथिलेश जी का भी थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। आप मूलतः गोपालगंज बिहार के हैं, बिहार से हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। पूरा आपकी सर्विस या पूरा जीवन आपका दिल्ली में ही गुजरा है, फिलहाल वहीं के निवासी हैं आप। आपके जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, आप फिजिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी रहे हैं। आपके 3 कविता संग्रह अब तक आ चुके हैं, किसी उम्मीद की तरह, पुतले पर गुस्सा और औरत ही रोती है पहले। इसके अलावा एक गद्य की किताब भी है, कवि का कहा। और निरंतर आप सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते आ रहे हैं। सिलसिला कविता पाठ का हम शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है, हाँ, मैं इसके पहले आमंत्रित करता हूं मिथिलेश जी को बीज वक्तव्य के लिए, कुछ कहें शुरुआत में। आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? जी, अभी आ रही है। ओके। बीज वक्तव्य जैसा कोई चीज नहीं है जी। हमें तो कविताएं सुननी हैं, तो हम आज
3 कवियत्रियों की कविताएं सुनेंगे और वही हमारे लिए मूल्यवान चीज है। मैं यहाँ एक रघुवीर साहब की बात दोहराना चाहता हूँ। वो अक्सर हम लोगों से कहा करते थे, कविता एक सामूहिक कर्म है, और फिर उसको परिभाषित भी करते थे। कहते थे कि जो संवेदना, जो दुख, जो भावनाएं मुझसे छूट गई, उस पर कोई और लिख रहा होगा। तो अपने समय को अपने नजरिए से देखते हुए कई कवि एक साथ कार्यरत रहते हैं, और वो उन सब कविताओं को मिला के एक समय का दुख हमारे सामने आता है। और ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और प्रभावित भी करती थी। अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, पुरानी नहीं हुई, वो समय बहुत पीछे चला गया, लेकिन वही सच्चाई है। और उसी सामूहिकता को बनाए रखने के लिए हम लोग अपने सहयात्रियों की खोज करते हैं, और उसी प्रक्रिया का ये हिस्सा है। आज हम कविता मुंबई की चौथी कड़ी में हैं। इसके पहले 3 कड़ियां हो चुकी हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कवि और आलोचक और मुंबई निवासी प्रशांत जैन ने इस कड़ी को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशांत जी और मैं दोषी जी का, अर्चना जौहरी जी का, आभा जी का मैं भी स्वागत करता हूँ इस मंच पर। इन दिनों तो ऑनलाइन ही लिखावट के प्रोग्राम हो रहे हैं, और ये सारी रिकॉर्डिंग लिखावट का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग वहाँ जाके इसके पुराने कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने प्रोग्राम को भी वहाँ आप दोबारा सुन सकते हैं। तो इन बातों के साथ मैं प्रशांत जैन से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रशांत जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। तो जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया, आज के 3 जो कवि हैं या कवियत्रियां हैं बेसिकली आज, वो हैं निर्मला दोषी जी, आभा बोधिसत्व जी और अर्चना जौहरी जी। आप तीनों का पुनः स्वागत है। और सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा अर्चना जौहरी जी को, और मैं थोड़ा उनका परिचय भी यहाँ पढ़ना चाहूंगा। अर्चना जी लेखिका हैं, कवयित्री हैं और पर्याप्त प्रतिष्ठित रही हैं। और उनकी प्रतिष्ठा ये क्रिएटिव राइटिंग के अलावा, हालांकि कमर्शियल राइटिंग भी क्रिएटिव राइटिंग ही है एक तरह से, उन्होंने बहुत सारे सीरियलों में और फिल्मों में भी लेखन का काम किया है, चाहे वो गीत लेखन हो या फिर पटकथा लेखन हो या फिर संवाद लेखन हो। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्में उन्होंने लिखी हैं, कुछ जिंगल्स लिखे हैं। वास्ता और सुंदरकांड ये 2 फिल्में हैं जिनमें अर्चना जी ने गीत लिखे हैं, और ये फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। आपकी पुस्तकें हैं नवांकुर, जिंदगी जिंदगी, यादों की कतरन, मन की बात, चिंतन मनन व शब्द, खिड़की मन की। एक खास बात यह है कि 25 वर्ष आप मुंबई दूरदर्शन से जुड़ी रही,
कार्यक्रम संचालक के रूप में, और खासतौर पर साहित्य सरिता नाम का कार्यक्रम आपने संचालित किया 5 साल तक लगातार। आप दूरदर्शन में फिल्मों की प्रीव्यू कमेटी जो होती है उसमें भी शामिल रही हैं, और साहित्य सेवा के लिए आपको सम्मान मिले हैं, अमृतलाल नागर पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, इसके अलावा और भी बहुत से पुरस्कार। तो अर्चना जी, आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप शुरू करें, थोड़ी सी बात हम लोग करें, 2-3 मिनट। साहित्य सरिता जो कार्यक्रम आपने किया दूरदर्शन पे, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या अनुभव रहा आपका संक्षेप में? साहित्य सरिता का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं दूरदर्शन से 98 से जुड़ी थी। बहुत सारे कार्यक्रम होते थे पहले, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस जो मैं एंकर करती थी, सब प्रोग्राम हो रहे थे कि अचानक मुंबई दूरदर्शन से हिंदी कार्यक्रमों का निर्माण बंद कर दिया गया। अच्छा। और कुछ साल पहले 10-12 साल हो गए सिर्फ मराठी में बनते थे। और मेरा संचालन सिर्फ जो नेशनल प्रोग्राम था, जो नृत्य और संगीत का था, उस तक ही सीमित रह गया था। तो कुछ भी रचनात्मक और करने के लिए नहीं था। लेकिन फिर मैं यहाँ पर इस मंच पर धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर अश्वनी कुमार को, जो वहाँ के निर्माता थे, अधिकारी थे। उनकी बहुत कोशिशों से और बहुत प्रयासों से उन्होंने इस कार्यक्रम को अप्रूव करवाया दिल्ली से, साहित्य सरिता। और 2017 में ये हिंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ मुंबई दूरदर्शन में, और जिसमें लगभग सभी जाने माने साहित्यकारों से मैं बातचीत करती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनके लेखन की यात्रा के विषय में साक्षात्कार करती थी। न केवल मुंबई के सभी लोग, बल्कि बाहर के लोग भी, वसीम बरेलवी साहब तक को हम इसमें आमंत्रित कर सके थे। और अच्छी बात यह है कि करने वाले तो बहुत कुछ करते, इस कार्यक्रम को लोगों की भरपूर सराहना मिली, लोगों को ये बहुत पसंद आया, और ये बहुत अच्छी बात थी। तो मुझे खुशी है। उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया जी, तो थोड़ा सा उस पर विराम देना पड़ा। जी जी, बहुत अच्छी उपलब्धियां रही आपकी। और जो आपने अभी जिक्र किया, नृत्य और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जो दूरदर्शन पे आपने, तो बहुत ही मूल्यवान कार्यक्रम रहा है। ये जी, इसकी मैं रेगुलर एंकर रही हूँ। राइट, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, और अभी वो चल रहा है कि नहीं पता नहीं। चलता है, वो बिल्कुल चलता है। वो दिल्ली से ही आता है सेकंड सैटरडे को, दूसरे। आपने किताबों का जो जिक्र किया है, वो कविता या गद्य कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कविता ज्यादा लिखी है आपने या गद्य लिखा है? देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी 1980 में, जब मैं कॉलेज में ही थी, तो कहानियों से शुरू हुई थी। अच्छा। और कहानियां ही लिखती थी मैं, कविताएं बहुत कम लिखती थी। लेकिन मेरी पहली किताब जो नवांकुर के बाद, नवांकुर भी कहानी की है, और जिंदगी उसमें भी 8 से 10 कहानियां हैं और कुछ कविताएं हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं कविता की तरफ ही मुड़ती चली गई, गजलें लिखने लगी और धुन पे गाने लिखने लगी। तो मैं गद्य भी लिखती हूँ। फिल्मों के संवाद और लेखन जब मैं करती हूँ, उनकी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज करती हूँ, तो वहाँ गद्य भी है। लेकिन कविताएं भी मेरी उसी तरीके से आगे आ गई, और मैं उनको भी, कविताएं और गजलें भी काफी करती हूँ। उर्दू मैं लिखना पढ़ना जानती हूँ, उर्दू सिखाती भी हूँ, तो मुझे गजलों का भी शौक हो गया। बहुत बढ़िया। अब शुरुआत करें आपकी कविताएं और गजल जो भी आपने चुन के रखा हो। मैं सुनाती हूँ। पहले एक कविता सुनाऊंगी। मेरे मन के बड़े करीब है वो। और कविता का शीर्षक है ताजमहल। जी, स्वागत। कहाँ गए वो हाथ, कहाँ गए वो हाथ जो प्रेम के सर्वोत्तम मानक के बुनियाद में थे। कहाँ गए वो हाथ जो प्रेम के सर्वोत्तम मानक के बुनियाद में थे, जो रच गए इतिहास, दे गए हमें प्रेम, निष्ठा, समर्पण और वचनबद्धता के चरम का प्रमाण ताजमहल। दे गए हमें प्रेम, निष्ठा, समर्पण और वचनबद्धता के चरम का प्रमाण ताजमहल, और बता गए दुनिया को कि प्रेम ऐसे किया जाता है। अपनी प्रेयसी के बहाने सारे विश्व को प्रेम का उपहार दिया जाता है। साथ ही खोल गए एक भेद और भी।
साथ ही खोल गए एक भेद और भी कि प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते। वो प्रेम नहीं करते उन हाथों से जो उनके मोहब्बत की इबारत दीवारों पर लिखते हैं, उनके मोहब्बत का ताज महल गढ़ते हैं। बहुत वो अच्छा। प्रेम नहीं करते उन हाथों से जो उनके मोहब्बत की इबारत दीवारों पर लिखते हैं, उनके प्रेम का ताज महल गढ़ते हैं। वो प्रेम नहीं करते उन रोटियों से जो कितने ही घरों में उस दिन से बननी बंद हो गई थी। वो प्रेम नहीं करते उन आंखों से जो अपने प्रियतम के कटे हाथों को निहार कर पथरा गई थी। वो प्रेम नहीं करते उन हाथों से जो आंखों से जो अपने प्रियतम के कटे हाथों को निहार कर पथरा गई थी। वो प्रेम नहीं करते नन्हे बच्चों के गालों पे उस स्पर्श से जो उन्हें अपने पिता के हाथों मिलता। वो प्रेम नहीं करते नन्हे बच्चों के गालों पे उस स्पर्श से जो उन्हें पिता के हाथों मिलता। वो प्रेम नहीं करते आने वाली कल की उम्मीदों से जो किसी की अहम की सलीब पर चढ़ा दी गई। एक झूठे प्रेम की बलिवेदी पे सदा के लिए सुला दी गई। प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते। बहुत खूब। मजरू सुल्तानपुरी याद आ रहे हैं। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ा जाए। जी अर्चना जी ये साहिर जी का है। एक सॉरी साहिर लुधियानी, मुझे पूरी याद नहीं है। शकील बदायूनी ने लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो साहिर ने उसके जवाब में लिखा था कि हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजा। जी बहुत शुक्रिया। एक और कविता है जिसका शीर्षक है मैं कविता नहीं लिखती। हमें 2 ही सुनाने हैं कि 3 सुनाने? तो मैं गजल सुना दूं। आप 10 मिनट 11 मिनट सुना सकती हैं। ठीक है, तो 3 रचनाएं आ जाएंगी। जी बिल्कुल। तो मेरा दूसरी कविता का शीर्षक है कि मैं कविता नहीं लिखती। जरा अलग सी कविता है ये। मैं कविता नहीं लिखती, किस पर लिखूं कविता। मैं कविता नहीं लिखती, किस पर लिखूं कविता। कोई ज्वलंत विषय मिला ही नहीं, मुझे पुरुषों से कोई गिला ही नहीं। पति ने सताया नहीं, रुलाया नहीं, प्रेमी ने छोड़ा नहीं, किसी ने मेरा दिल तोड़ा नहीं। किस पर लिखूं कविता, किस पर लिखूं कविता। मेरा बचपन लड़की होने की वजह से झुलसाया नहीं गया। मेरा बचपन लड़की होने की वजह से झुलसाया नहीं गया। मेरे सपनों को जलाया नहीं गया। कोई जुल्म मुझ पर ढाया नहीं गया। किस पर लिखूं कविता, किस पर लिखूं कविता। मुझे सास के ताने नहीं मिले, मुझे सास के ताने नहीं मिले। दहेज न लाने के उलाहने नहीं मिले। दुख देने वाले अपने बेगाने नहीं मिले। किस पर लिखूं कविता, किस पर लिखूं कविता। पर ऐसा नहीं कि दुख ने मुझे छुआ नहीं, पर ऐसा नहीं कि दुख ने मुझे छुआ नहीं। दर्द का एहसास मुझे हुआ नहीं। दुख दर्द कसक तड़प आंसुओं से मेरा बड़ा गहरा नाता है। दुख दर्द कसक तड़प आंसुओं से मेरा बड़ा गहरा नाता है। फिर भी इन पर कविता लिखना मुझे नहीं भाता है। फिर भी इन पर कविता लिखना मुझे नहीं भाता है। हाँ, प्रेम पर भी लिखी जाती है कविता। हाँ, प्रेम पर भी लिखी जाती है कविता। पर मेरा प्रेम मेरे लिए बहुत खास है। पर मेरा प्रेम मेरे लिए बहुत खास है। उसे कैसे आम कर दूं, जो एहसास मेरा निजी है, कैसे उसे जग के नाम कर दूं। और रही बात विसंगतियों की, तो मैंने उन्हें एक सीधी सरल रेखा में ढालना सीख लिया है। तो मैंने उन्हें एक सीधी सरल रेखा में ढालना सीख लिया है। काश नहीं सीख पाती, सब कुछ जैसा है वैसा ना होता, तो मैं भी लिख पाती कविता। वैसे भी जिसमें गुस्सा हो, रोष हो, नफरत हो, शिकायत हो, कविता तो वही कहलाती है।
वैसे भी जिसमें गुस्सा हो, रोष हो, नफरत हो, शिकायत हो, कविता तो वही कहलाती है, सबकी वाहवाही पाती है। वो कविता कहाँ जो मुस्कुराती है, मुझसे मुस्कुराना छोड़ा नहीं जाता, इसीलिए कविता लिखना मुझे नहीं, इसीलिए कविता लिखना मुझे नहीं आता। बहुत खूब, बहुत खूब, अलग तरह का विषय। जी, अब मैं एक गजल सुनाती हूँ। मुस्कुराने की बात चली है तो मुस्कुराने से ही शुरू होती है गजल कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। और देखकर सच्चाई के संग हौसले को, देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुंह छिपाना आ गया है। देखकर सच्चाई के संग हौसलों को, अब गमों को मुंह छिपाना आ गया है। और मुद्दतों से सहमी सहमी और घुटी सी, मुद्दतों से सहमी सहमी और घुटी सी जिंदगी को खिलखिलाना आ गया है। और शेर है कि राह मंजिल में रुके पाँव क्यों कर, राह मंजिल में रुके पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। राह मंजिल में रुके पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। और शेर आखिरी कि अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में जमाना आ गया है। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया अर्चना जी। शायद मेरा समय पूरा होता है जी, कोई छोटी सी हो तो सुना दीजिए, बिल्कुल 1-1.5 मिनट की। हाँ, छोटी सी है, छोटी सी एक कविता है और वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका शीर्षक है बेटा। जी। वृद्ध माता पिता के विदेश में बसे इकलौते बेटे ने फोन पर कहा, वृद्ध माता पिता के विदेश में बसे इकलौते बेटे ने फोन पर कहा, तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को इंडिया घुमाने, तुम्हारे पास आ रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को इंडिया घुमाने, बताओ तो तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, बताओ तो तुम्हारे लिए क्या ले आऊं। यहाँ सब कुछ मिलता है, एक से बढ़कर एक बढ़िया और उम्दा चीजें, बस नाम बताओ तुम्हारी बहू पूछ रही है। तो माँ ने भरभराई आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा ले आओ अगर हो सके तो, हाँ बेटा ले आओ अगर हो सके तो, थोड़ा सा हौसला जीने के लिए, थोड़ा सा हौसला जीने के लिए, इन बूढ़ी आंखों के लिए कोई ख्वाब, कोई अर्थ इन सांसों के चलने का, ले आओ अपने पिता के सूने होठों के लिए मुस्कुराहट, ले आओ अपने पिता के सूने होठों के लिए मुस्कुराहट, लाकर बिखेर दो इस घर के कोने कोने में हमारे प्रश्नों के उत्तर, लाकर बिखेर दो इस घर के कोने कोने में हमारे प्रश्नों के उत्तर। इन बूढ़े हाथों को थामने की एक, सिर्फ एक उंगली, इन बूढ़े हाथों को थामने की एक, सिर्फ एक उंगली, और हो सके तो ले आना अपनों की कुछ आहटें जो चीर दें हमारे चारों तरफ फैले सन्नाटे को। बताओ बेटा तुम ये सब ले आओगे ना, बताओ बेटा तुम ये सब ले आओगे। बहुत खूब, बहुत मार्मिक रचना और बहुत जरूरी, क्योंकि ये आजकल घर घर की कहानी हो गई है जी, और हर शहर की कहानी भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, धन्यवाद। कविताओं के पाठ के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आभा बोधिसत्व जी को, और थोड़ा इनका परिचय, और एक 18 सितंबर आपका जन्मदिन है और संयोग से मेरा भी 18 सितंबर है। वाह वाह वाह। और हृदयेश मयंक जी जो है उनका भी 18 सितंबर है, जो मुंबई के एक वरिष्ठ कवि हैं। पश्चिम बंगाल से आपका क्या संबंध है वो तो आप बताएंगी, वहां आपका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में एमए किया और एक कविता संकलन आपका प्रकाशित है, सीता नहीं मैं। पिछले 30 सालों से आप स्वांतः सुखाए लेखन कर रही हैं
और 2007 से लगातार प्रकाशित हो रही हैं। और प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जैसे वागर्थ, नया, ज्ञानोदय, कथादेश, जनसत्ता के अलावा और भी बहुत सारे अखबारों में आप प्रकाशित हुई हैं। और एक उल्लेखनीय बात यह है कि नवभारत टाइम्स, जो कि एक राष्ट्रीय अखबार है, इसके संडे पेज में 30 से अधिक बड़े साहित्यकारों के साक्षात्कार जो कि आपने लिए वो प्रकाशित हुए। टीवी धारावाहिकों के लिए आपने गीत लेखन, कहानी लेखन किया, रेडियो रूपक धारावाहिक का भी लेखन किया, फिल्म पोस्ट ग्रेजुएट में डायलॉग लेखन आपका है, फिल्म अनुकंपा का स्क्रीन प्ले आपने लिखा। इसके अलावा स्टार प्लस पर विद्रोही नाम का जो एक ऐतिहासिक धारावाहिक रहा, उसके गीतों को आपने लिखा है। मुंबई के सेंट जेवियर्स विद्यालय में आप पढ़ा रही हैं और 22, अच्छा फिलहाल नहीं, अच्छा जी, और पिछले 22 साल से मुंबई में आप रह रही हैं और लिख रही हैं लगातार। तो आभा जी, स्वागत है आपका। थोड़ा मैं जो कह रहा था कि आप यूपी से हैं मूलतः, लेकिन जन्म आपका पश्चिम बंगाल में हुआ या आप वहीं से हैं? जी, मेरा जन्म पश्चिम बंगाल हावड़ा में हुआ जी, लेकिन मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। जी जी। और ये जो नवभारत टाइम्स के लिए आपने साक्षात्कार लिए साहित्यकारों को, जरा इसके बारे में बताएं कुछ शॉर्ट में। बस एक सुंदर के साथ बात हुई कि कुछ खास किया जाए हिंदी के लिए, हिंदी का अखबार है, तो ये विचार हुआ मेरे और बोधी के द्वारा कि साक्षात्कार बड़े लेखकों का लिया जाए तो हिंदी के बारे में उनके द्वारा कुछ जानकारी मिलेगी जी। और बस इसी आधार पर शुरू हो गया साक्षात्कार, जैसे कि मंगलेश जी का, अशोक जी का और अपने नरेश सर का, ऐसे तमाम इंटरव्यू, और विनोद कुमार शुक्ल जी का, ऐसे बड़े लेखकों का साक्षात्कार हुआ, जिससे बहुत सारी बातें आम जनता का, क्योंकि आम जनता अखबार में ही वो साहित्यिक किताबें नहीं खोलती, जी जी। आम जनता अखबारों से ही जानकारी लेती है और कॉलम कुछ अट्रैक्टिव रखा जाता था ताकि लोग पढ़े उसको और साहित्य को भी जाने थोड़ा। तो ये एक आधार था जिस आधार पर ये कार्यक्रम चला और मैं फिर बेटे में बिजी हो गई, जिससे वो खंडित हो गया। हालांकि नवभारत टाइम्स ने उसको ये नहीं कहा कि अब नहीं करना है, ये मेरी तरफ से हो गया कि मैं दूसरी दिशा में बिजी हो गई। अभी दूसरी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे के लाइफ और बिल्कुल, कुछ उठापटक हुआ तो मैं कंसंट्रेट कर गई उधर और ये स्थगित हो गया। महिलाओं को इस तरह की बहुत सी विवशताएं होती हैं पारिवारिक, और ज्यादातर मेरा ख्याल है जो मुंबई के बाहर के लेखक साहित्यकार थे, टेलीफोन पे आपने साक्षात्कार किया। जी जी, नहीं कुछ तो सामने हुआ, ज्यादातर वैसे फोन पे, ज्यादातर टेलीफोन पे बैठ के मैंने वो बोलती गया, मैं लिखती गई और फिर उसको जी। मेल एक किया छोटा सा प्रश्न ये है कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटिंग दोनों आपने किया, तो कौन सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपको लगता है? दोनों ही परिस्थिति जन, क्योंकि आपको थॉट दे दिया जाता है जी और फिर उसके आधार पर आपको सोच के करना होता है। जी। दोनों विधाएं बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों ही चुनौती था जी जी, हम बेहतर से बेहतर करके दे पाए अपनी तरफ से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आभा जी, अब आप जो भी हीरे मोती हमारे लिए लाई हैं यहाँ पर पेश करें, शुरुआत करें अभी कविता। यहाँ हीरे मोती वाले हैं, साहित्य की दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। और हमारा थीम है महिला उत्पीड़न का, जो अभी रेसलर्स के साथ हुआ, तो वो तो है ही। मैं 2-3 कविताएं उसी महिला उत्पीड़न के आधार पर ही सुनाऊंगी, लेकिन प्रेम के बिना किसी का जीवन नहीं है, चाहे वो लेखक हो, कोई भी संसार में जो भी जन्म लिया, वो प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे पहले मैं एक कविता प्रेम की ही सुनाऊंगी जी। कविता का शीर्षक है यहाँ। यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, घर की परछाई बनती है नदी में। रोज जाती हूँ सुबह शाम भोर सांझ नहाने गंगा में, गंगा से मांगती हूँ मनौती, गंगा से मांगती हूँ मनौती, एक बार देख पाऊं तुम्हें फिर, एक बार छू पाऊं तुम्हें फिर, एक बार पूछ पाऊं तुमसे कि कभी मेरी सुध आती है। गंगा कब सुनेंगी मेरी बातें,
कब पूरी होगी मेरी मनोकामना। ऐसा कुछ कठिन मांग तो नहीं है सब, ऐसा कुछ कठिन मांग तो नहीं है सब। यदि कठिन है तो मांगती हूँ कुछ आसान, कि किसी जन्म हम तुम एक ही खेत में दूब बनकर उगे। क्या बात है। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो अधूरी, तुम्हारी भी कोई इच्छा हो अधूरी, तो मैं मांग लूं गंगा से मनौती, गंगा मेरी सुनती। बहुत खूब, बहुत खूब। अब अपने मूल विषय पर आना ही होगा। कब बदलेंगे हम सचमुच स्त्री के हक में। वह स्त्री महानगर में रहती है, देश की प्राचीन राजधानी दिल्ली में। अपना दुख बार बार लिखती है और लिख लिख कर हर लिखा कागज फाड़ देती है, जला देती है। वह भारत के किसी गांव में भी रहती हो तो भी, वह छोटे शहर में रहती हो तो भी, वह अपने दुख इसी तरह लिखती फाड़ती और लिखती जलाती है। आज भी उस अकेली स्त्री को यकीन है, आज भी उस स्त्री को यकीन है कि उसके दुख पर लोग यकीन नहीं करेंगे। एक स्त्री का अपने समाज पर यकीन न करने से बड़ा दुख कोई हो सकता है क्या? क्या यह एक घात नहीं है स्त्री के समाज में? क्या यह एक घात नहीं है स्त्री के साथ उसके समाज में? लेकिन जैसा उसका लिखा कागज फट जाता है उसके फाड़ने से, जैसे उसका लिखा जल जाता है उसके जलाने से, उसके लिखे दुखों के साथ, क्या वैसे ही स्त्री का दुख नहीं जल सकता? क्या वैसे ही उसका दुख फाड़ा नहीं जा सकता? एक स्त्री का बिना किसी का नाम लिए बस रोते रहना, किसी से अपना दुख न कहना, सिर्फ सहना और सहते रहना। उस स्त्री का विलाप सुनकर उस स्त्री का विलाप सुनकर नहीं आते दूसरे ग्रहों से मददगार देवता, कोई देवदूत नहीं आता, कोई पैगंबर नहीं आता। लेकिन लेकिन उसे यकीन है कि एक दिन कागज की तरह फाड़ देगी वह अपने सारे दुख, जला देगी अपने सारे भय। एक स्त्री का अपने दुख से भरे कागज जलाने का अभ्यास, अपने सारे दुखों को जलाते रहने का अभ्यास भी है। हर स्त्री का दुख हर स्त्री का दुख जल जाए जैसे जलता है कागज, हर स्त्री का दुख फट जाए जैसे आसानी से फट जाता है कागज। एक एक कविता प्रार्थना करती है कि वह दिन कब आएगा जब स्त्री का रोना सुना जाएगा। इस तरह तमाम स्त्रियां सोचती हैं कि वह दिन कभी तो आएगा जब एक स्त्री का रोना सचमुच कोई अर्थ पाएगा, स्वस्थ धर्म पाएगा, या फिर या फिर रो रो कर खुद चुप होकर खुश होती रहेंगी स्त्रियां, छली जाती हुई अपने ही समाज में, अपने ही प्रेमी द्वारा, अपने ही भाई बंधुओं द्वारा रोने की बंधुआ मजदूर स्त्री कभी तो चैन पाएगी, आएगी जाएगी स्वतंत्रता से जैसे आते जाते हैं पुरुष अकेले, बिल्कुल अकेले देर रात गए निष्कलंक। अब कब बदलेंगे हम सचमुच स्त्री के हक में, कब बदलेंगे सचमुच स्त्री के हक में। बहुत मार्मिक कविता, बहुत सामयिक कविता। मन शीर्षक है मन। मन बहुत खिन्न है, बैठी हूँ संभाव से रहने को आतुर। यह जो होल्डर में कलम रखी है उठा नहीं रही हूँ कि जाने क्या लिख दूं, ऊल जलूं कुछ सत्य भी, जबकि वह देख रही है मुझे निरीह। मैं उसकी तरफ से मुंह फेर रही हूँ हो सकता है गुस्से में खाली गाली ही लिख दूं, सो चुप हूँ अधीर होकर। वहां धरती के किसी छोर पर
यातनाओं के शिविर में रो रही हैं स्त्रियां, घरों में भूखे सो रहे हैं लोग, सबसे अनजान बन मैं चुप हूँ। कलम देख रही है मेरा मन चुपचाप, उसे उठाऊंगी तो हो सकता है रो पड़ूं, उसे उठाऊंगी तो हो सकता है रो पड़ूं। मैं रोना नहीं चाहती, व्यवस्था से खिन्न भले हूँ, मैं रोना नहीं चाहती, व्यवस्था से खिन्न भले हूँ। मेरी कलम के साथ थामे अपना विश्वास, मौन ही मुखर। बहुत खूब। ये जो कांड हुआ था एक हीरोइन के साथ, तो उसी समय सूझी थी ये कविता। इसका शीर्षक है बलात्कार। सरकार क्या जाने इरोम शिरोम, मनोरमा शरोम्बा, आरती सारती, वह बलात्कारियों के रसूख को खारिज नहीं कर सकती, नहीं उठा सकती। ऊंचे घरानों के बलात्कारियों के खिलाफ अपनी कलम से उनके खिलाफ मुकम्मल सजा नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती बिना जुगाड़ और कानून की तह तक जाकर। सीधे सीधे देखी गई कथा पर व्यथा नहीं लिख सकती सजा, यह जरूर लिख सकती है दोष स्त्री का था समाज के खिलाफ जाकर। ये बहुत जरूरी आपने कविता सुनाई। रोम शर्मिला एक तरह से शॉकिंग था। 16 साल तक भूख हड़ताल उन्होंने की और जब चुनाव लड़ा तो जमानत जब्त हो गई। यानी इससे चरित्र पता लगता है भारत के नागरिकों का, उनका सोच पता लगता है। एक तरह से बहुत डिमोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए इस तरह की घटनाएं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आगे सुनाइए आभा जी प्लीज। अब कल ये तय हुआ कि इस पर कविता हो सकती है, तो कल ही सूझा मुझे और मैंने छोटी सी कविता लिखी, यातना शिविर। पुरुषों के इस क्रूर संसार में एक पुरुष ने एक स्त्री से सवाल किया, आखिर कब तक तपोगी तुम यातना के संग्रहालय में। उसने उत्तर दिया, जब तक तपाया जाएगा तब तक हार माने बिना तपना और खिलना जारी रहेगा। कांटों से मुबारकबाद करते हुए फूल बनने तक, अपने नर्म हृदय को नर्म ही बनाए रखने तक, ताकि सुंदर सहज भविष्य दे सको समाज को और दुनिया को। बहुत बढ़िया। मेरा समय समाप्त हुआ या और सुनाइए, एक कविता सुना दीजिए और लास्ट में अगर कुछ 5 मिनट बच गए तो सब लोग एक एक कविता और सुना देंगे। फिलहाल आप एक सुना दीजिए। एक कविता है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, उसी को घर बनाकर लिख दिया। यहाँ हजारों ग्रहों में यह धरती बहुत छोटी सी है, यहाँ हजारों ग्रहों में यह धरती बहुत छोटी सी है, हजारों ग्रहों में बहुत छोटा सा है तुम्हारा घर। तुम्हारा छोटा सा घर था ढेर सारे छोटे छोटे सामानों से भरा, फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगता था उससे। तुमने अपने मनोरथ के लिए लिया मेरा साथ, क्योंकि बिन घरने के तुम्हारा घर था भूत का डेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी इन प्रासंगिक अर्थगर्भित कविताओं के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं निर्मला डोसी जी को। असल में हिंदी में द यानी दोषी लिखने का चलन है, जैसा उन्होंने बताया। दरअसल वो डोसी है, DOSI, तो मैं तो डोसी ही कहूंगा जो कि सही नाम है। कई बार स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ चीजें दर्ज हो जाती हैं और चलती रहती हैं। मैं परिचय दूंगा निर्मला जी का। आपका जन्म बीकानेर में हुआ, राजस्थान में, और 1984 से लगभग सभी विधाओं में आप लिख रही हैं और राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आप छप रही हैं और 600 से ज्यादा रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक, जो कि एक बड़ी संख्या है। 1995 से आप भारत की पारंपरिक लोक कलाओं पर शोध कार्य में रत हैं और ये एक तरह से आपका पैशन है। लोक कलाओं पर आपकी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं, एक काव्य संग्रह और एक कथा संग्रह भी आपके नाम है, और 2 किताबें आपकी आ गई हैं साक्षात्कारों की। 20 वर्षों से आकाशवाणी के लिए आप लेखन कर रही हैं और रचना पाठ वहां कर रही हैं।
महानगर की साहित्यिक गतिविधियों में सहभागी हैं लगातार। 1989 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आपको पटकथा लेखन के लिए पुरस्कार मिला और लोक कला की आपकी 3 पुस्तकें पुरस्कृत हो चुकी हैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा। और इस पुरस्कार का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु स्वर्ण पुरस्कार, जो कि 2014, 2019 और अभी 2023 मार्च में आपको मिले। 2019 में ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच मुंबई द्वारा साहित्य सम्मान आपको मिला। बहुत ही ब्रिलियंट आपका प्रोफाइल। निर्मला जी, स्वागत है आपका यहाँ पर। थोड़ा आप बताएं कि लोक कलाओं की तरफ किस तरह से आपका रुझान हुआ, या आपका कोई एकेडमिक परस्यूट था, या फिर कोई असाइनमेंट आपको किसी संस्था की ओर से मिला और आप इस तरफ प्रवृत्त हुई? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आप अनम्यूट करिए निर्मला जी खुद को, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। अब आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, शुरू करिए। कि लिखावट संस्था ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका जो प्रश्न था कि मैं लोक कलाओं की तरफ किस तरह मुड़ी, तो हुआ यूं कि वैसे 84 से मैं छप रही हूँ और शुरुआत में मैंने कहानियां, कविताएं और कुछ सामायिक लेख ही लिखे थे। विधाएं भी प्राय सभी में लिखा करती थी। और ये कुछ 2003 या 4 की बात है, तब सहारा समय 45 पेज का साप्ताहिक पत्र आता था। उसका मुंबई का जो पृष्ठ था वो धीरेन्द्र अस्थाना साहब बना रहे थे और उसमें बहुत सारा स्कोप था, कई सारे स्तंभ चलते थे और पूरे सप्ताह यदि हम उस पत्र को पढ़ते रहे तो एक पत्रिका का आनंद देता था। काफी उच्च स्तरीय लेखन था उसमें। और उसमें मुझे सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल पर, चेहरे पर जो आउटस्टैंडिंग कुछ काम महिलाएं कर रही हैं उन पर, फिर कला और कलाकार पर, गैर सरकारी संस्थाओं पर, इस तरह से कई सारे स्तंभों पर लेखन का अस्थाना साहब ने कहा था। शुरुआत में उन्होंने मुझे एक फिल्म सेलिब्रिटीज के लोगों को, सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल पर ही काम करने का कहा गया था और मैं काफी उत्साहित हुई थी, मगर बहुत जल्दी मेरा उत्साह पर पानी पड़ गया, क्योंकि सेलिब्रिटीज के जो नखरे थे वो सहन करना बहुत आसान नहीं होता है। 2-2 महीने तक कोई जवाब ही नहीं दे रहा है और बाथरूम में है, ये मतलब बेवजह के बहाने बना करके वो हमसे बात तक नहीं करते थे और वो मुझे बड़ा निराशाजनक लगा। और मैंने सोचा कि आखिर मैं इनके बारे में लिख करके ऐसा क्या नया लिख दूंगी, क्योंकि दुनिया भर का तो छप रहा है उनके ऊपर। इसी बीच कला और कलाकार के स्तंभ के लिए मैंने 2-3 लेख लिखे थे और इस सिलसिले में मैं सीता सेतलवाड़ से मिली थी। सीता सेतलवाड़ एक पारंपरिक कारीगर नाम की एनजीओ है। वो आजादी के समय स्थापित हुई थी और वो उसकी वो डायरेक्टर थी। और उनसे मिलकर के मुझे इतना लेखन का जो संतोष होता है वो वहां हुआ था। कारण यही था कि जब आउटस्टैंडिंग काम करने वाली महिलाओं से हम मिले, उनके अपने अहम थे, नाम और दाम दोनों की भूख भी थी। सेलिब्रिटीज के एक अलग ही तरह थे, लेकिन ये जो कलाकार, जो लोक कलाओं के कलाकार हैं, ये बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग होते हैं, जो कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं। और इनकी बातें मुझे जरूरी लगी कि लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि कलाएं हमारे देश की धरोहर है, उन्हें बचाने का काम करना बहुत जरूरी है। और जो कलाएं 100 वर्षों से लेकर 1000, 2000, 3000 वर्षों से चल रही है, तो वो बची रह गई तो किस तरह, और यदि कोई कुछ लुप्त हो गई तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर पाने थे। और अच्छा ये हुआ कि मैं लगभग 120 कलाकारों से अब तक मिली हूँ और हर कलाकार में मेरी प्राथमिकता वरिष्ठ कलाकार रहते हैं, जिनके पास अपने काम के विषय में, काम के इतिहास के विषय में कि वो कलाएं कहाँ से आई, फिर करने के तरीके, उपादान,
बाजार, आज का समय, सब कुछ उसमें आता चला जाता है। और वो सारी बातें बिल्कुल मौलिक होती है। वो मौलिक इसलिए होती है कि वो सीधे सरल कलाकार हैं। उन्होंने कभी भी चाहा नहीं कि लाइमलाइट में वो आए, और किसी ने चाहा नहीं कि उन्हें लाया जाए। बस वो यहाँ जब प्रदर्शनियां होती है या ये वो शांति से अपना काम करते रहते हैं, और जब हम जाते हैं उनसे बात करने, तभी वो बड़े संकोची होते हैं। रिकॉर्डर और कैमरे देख करके वो इतने घबरा जाते हैं, उनको बहुत अपनत्व से विश्वास में लेना पड़ता है। और जब फिर बोलते हैं तो फिर तो धारा प्रवाह वो अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है। कॉल बेल बज रही है जी। हाँ जी, आप बोलती रहें। तो आपने जो पूछा कि किस तरह से मैं लोक कलाओं की तरफ मुड़ी, वो यों संयोग बना तब से। कुछ 2005 में पहला आर्टिकल छपा था लोक कलाओं पर, उससे लेकर आज तक मैं वो काम कर रही हूँ। 3 पुस्तकें आई है उस पर, और पुस्तकों के स्वरूप में लाने की मेरी कोई मंशा पहले थी नहीं, ऐसा कुछ सोच के किया ही नहीं। मैं वो पुराने जमाने के जो रिकॉर्डर हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर, वो लेके जाया करती थी, और उस पर बात रिकॉर्ड कर लेते थे। वो बहुत सारी बात कहते थे, पर चूंकि पत्रिकाओं में हमें देना है, शायद ये बिना योजना के, बिना प्लानिंग के, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, सहज तरीके से आपने जो काम किया और किताबें लिखी, शायद इसीलिए वो किताबें इतनी महत्वपूर्ण बनी कि पुरस्कृत भी हुई तीनों किताबें। तो ये निर्मला जी, आपका बहुत बड़ा एक योगदान है लोक कला के क्षेत्र में। और इस तरह से जो एक कवि या लेखक के जो व्यक्तित्व के दूसरे पहलू होते हैं, उस पर भी चर्चा या उसकी जानकारी भी श्रोताओं को, जो पाठक होते हैं साहित्यकारों के, वो होना चाहिए। इसीलिए इस तरह से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं इस कार्यक्रम में। बीच में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, मैं उठा, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब निर्मला जी, कविता पाठ शुरू करें। जी जी बिल्कुल। जी, कविता का शीर्षक है, मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि वैसे मैं बहुत ज्यादा कविताएं नहीं लिखती हूँ। जब मन में बहुत ज्यादा दबाव बनता है और अपने आप इधर उधर कहीं कुछ 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन लिख देती हूँ, और बस इसलिए सिर्फ एक कविता संग्रह ही आ सका है, और ऐसा कुछ बाद में प्रयास भी किया नहीं। लिखती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत। कविता का शीर्षक है, तरक्की और महानता में बड़ा फर्क होता है। आजकल बड़ा गालमेल हो गया है, लोग तरक्की को महानता मानने लग गए हैं। और यहाँ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत को टॉप पर जाने से अब नहीं रोक सकता कोई। सुनती हूँ रोज ये जुमला, भारत को टॉप पर जाने से अब नहीं रोक सकता कोई। सुनती हूँ रोज ये जुमला, विशेषतः बड़े शहरों में बनियागिरी में लगे नए नए लक्ष्मी पुत्रों से, जिनके पास तोलने का सिर्फ एक ही बटखरा होता है हर चीज को, और वो है पैसा। अपनी तराजू में एक तरफ वही रखकर तोलते हैं इंसानियत, परंपराएं, महानता, तरक्की, सब कुछ, यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता और बेवकूफी भी एक तुला पर तुलती है सेब और प्याज की तरह। ऐसे घनघोर घटाटोप में भारत जापान अमेरिका की कतार में खड़ा हो भी गया तो क्या ऐसा महान देश बन जाएगा जिसकी मिसाल दी जा सके? तरक्की और महानता में बड़ा फर्क होता है दोस्तों। महानता से मेरा मतलब किसी बहुत बड़ी नैतिक ऊंचाई से नहीं है, रोजमर्रा की उन तमाम बातों से है जो हमारे जीवन में घटती है। अनुशासन, नफासत, अभिजात्य, कला की कद्र, बुद्धिमत्ता की इज्जत, जिंदगी की कीमत, सहज व्यवहार। यकीन माने इन तमाम मामूली कसौटियों पर भी खरे नहीं उतर पाएंगे हम। और तब निष्पक्ष सामाजिक शोध ये साबित कर देंगे कि भारत एक उज्जड़, उबाऊ और घिचपिच किस्म का देश है, जहाँ स्वार्थ का साम्राज्य है, जिसकी जड़ों तक भ्रष्टाचार फैल चुका है। यहाँ शिक्षा का अर्थ सुसंस्कारित होना नहीं, संपन्न होना है।
और कलाएं तो बैठे ठलुओं की सनक है दोस्तों। हमें पता ही नहीं है कि शिक्षा सुसंस्कारों की नींव है और कलाएं इंसानी एहसासों के बेहतर होते जाने का दूसरा नाम है। आर्थिक तरक्की के आगे दूसरी किसी किस्म की अर्हता को अर्जित करने का न वक्त है न मोल। तरक्की का अर्थ है पैसा और पैसे से उपजा रुतबा। अमेरिका से जो सबसे ज्यादा हमने सीखा है वो है बड़बोलापन और बदजुबानी। समाज में ऊपरी तौर पर सभी लोक व्यवहार दिखेंगे, पैरी पौना जी, हाँ जी, प्रणाम जी, और भीतर ही भीतर ईर्ष्या का खुला खेल फरूखाबादी खेला जाता है। सबसे बड़ा संक्रामक रोग है कायदा नहीं फायदा। अपनी ख्वाहिशों को लेकर हम इतने जिद्दी हो जाते हैं कि कायदे कानून को ठेंगे पर रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। मौका लगते ही करप्ट हो जाते हैं और मूंछों पर ताव देकर अपनी शौर्य गाथा गाते हैं। पैसा उगाहने वाले ऐसे पतियों की आरतियां उतारती है मूर्ख पत्नियां। आसपास मंडराते बड़े होते बच्चे बिना पढ़ाए ही पड़ जाते हैं अवसरवादिता व दूसरों को पछाड़ने के अचूक लटके। आधुनिक तो हम इतने हो गए कि अपनी गर्भस्थ बेटियों को गर्भ में ही दफन कर छोटे परिवार के दोगले हिमायती बनते हैं। आंकड़े बताते हैं कि तथाकथित शहरी पढ़ा लिखा तबका ऐसे ऐसे दकियानूसी कारनामों को अंजाम देता है कि आदिवासी समाज के होश उड़ जाए और शर्म नाम की दुर्लभ चिड़िया कहीं जाकर हाराकिरी कर ले। सोचें हम सब कि तरक्की की इस दौड़ में क्या कुछ छूटता जा रहा है हमसे, और हम इस मुगालते में है कि कल हमारी गिनती विकासशील देशों में होगी। हाँ, हो तो जाएगी शायद, पर किस कीमत पर होगी जरा सा थमकर सोचने की जरूरत है। सवाल जरा मुश्किल तो है, पर ईमानदार कोशिश करें तो इतना मुश्किल भी नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाती हुई कविता है। दूसरी कविता का शीर्षक है जमीन जायदाद जेवर। बच्चे के लिए जमीन जायदाद जेवर नहीं जमा कर पाए, बच्चे के लिए जमीन जायदाद जेवर नहीं जमा कर पाए, किस तरह करते? ताउम्र दिल की ही सुनते रह गए तुम। दिमाग ने कितना समझाया, तुमने अनसुना कर दिया। दिमाग हमेशा ही गलत और दिल सही नहीं हुआ करता, दोनों पर विवेक का अंकुश साधना पड़ता है। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हें जो मिले दिमागी सूरमा ही मिले। जिनकी उपलब्धियों के अंबार ने नहीं विस्मित किया तुम्हें, तुम तो अनमने हो गए उनके दिल की दरिद्रता देखकर। जानते हो ज्ञानी क्या कह गए? जमीन जायदाद जेवर बुलबुले हैं रंगीन पानी के, पल में फुस हो जाने वाले। तुम अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हो स्थायी विरासत, जिनमें एक है जड़ें और दूसरे हैं पंख। न दिखने वाली ये नियामतें उन्हें जीवन में सब कुछ जुटा देगी, सुख भी और संतोष। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मैं अब जो कविता सुनाने जा रही हूँ, दरअसल पहली बार ये कविता सुनाने का मैंने जब साहस किया था, तो उसके बाद हुआ यूं कि इस कविता के नाम से मेरी थोड़ी सी पहचान बन गई थी, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि ये कविता सुनाई जाए। मेरे ख्याल से यहाँ किसी ने ना सुनी होगी। समय को थोड़ा सा तो पीछे ले जाना पड़ेगा हमें जी। ये उस वक्त लिखी गई थी जब दिल्ली जंक्शन हुआ करता था, और वहां से फिर हमें दूसरी ट्रेन अपने गंतव्य तक जाने के लिए पकड़नी पड़ती थी। ये समय वो है। अब तो डायरेक्ट सब जगह ट्रेनें जाने लग गई है, और समय अब यूं भी बदल गया कि अब अभी जो पीढ़ी है उनके प्राय 2 संतानें होती है, एक लड़की और एक लड़का। और ये कविता है वो बहनों की कविता है। जो हम लोगों का समय था उसमें 3, 4, 5 कितनी भी बहनें होती थी, और उस समय एक दृश्य जो होता था उसका जरा सा मैंने
चित्र खींच जाए। स्वागत। राहत की सांस, कविता का शीर्षक है राहत की सांस। बहनें मिलती है पिता के उस प्यारे घर में, बहनें मिलती है पिता के उस प्यारे घर में, बीता जहां सुनहरा बचपन, चुक गई उसके साथ की सारी मस्तियां, समूचा अल्लड़पन। अब तो कानपुर, नागपुर, जयपुर से आई बहनें मिलती है जब कभी दिल्ली जंक्शन की तरह पिता के घर में, तो दिन में लगाए रखती है नकाबें, ताकि उनके सुलगते मन की चटकन का एहसास तक न पा सके असमय बूढ़ी हो गई माँ, असमय बूढ़ी हो गई माँ और अथक मेहनत से थक गए पिता। बेटियों के खिलखिलाते प्रसन्न मुख देख जो भूल जाते हैं अपने दुखड़े और खींचते हैं राहत की लंबी सांस। कितना कुछ जमा करके, गंवा करके, जुटा करके विदा किया था उन्हें, अब इस राहत की सांस पर तो अधिकार बनता है उनका, और इस छोटे से अधिकार पर डाका नहीं डालना चाहती बेटियां। वे भरसक प्रयत्न करती है कि झूठी ही सही, पर ये खुशी, ये राहत की सांस वे अवश्य ले सके। जब बुझ जाती है सारी बत्तियां, दिन भर की थकी मांदी माँ को घेर लेती है नींद, तब उस अंधेरे बंद कमरे में पास पास सटकर सोई बहनें दिखाती है अपने अपने घाव, कुछ सूखे कुछ ताजा, एक दूसरी पर बोझ बढ़ाती खुद हो जाती है हल्की एक बारगी। सुख समृद्धि से छलक रही बहन खोलती है उस श्री की पोल, अभाव तथा अपमान की तीखी धूप से झुलसी बहन उधेड़ती है परतें संभ्रांत पर्दों की। पिता की गरीबी पर कसे व्यंग बाणों से बिंधी बहन बताती है तथाकथित पढ़े लिखे प्रगतिशील कहलाने वाले लोगों की घिनौनी हकीकत। पिता की चहेती बेटियों को हर रोज सुनना सहना पड़ता है बेवजह बुरा भला, तिल मिलाकर रह जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती। सच कहूं वे कुछ करना ही नहीं चाहती। माँ बापू की छोटी सी खुशी पर वे अपने 100 दुख वार सकती हैं। वे कैसे भूल सकती हैं कि वर्षों माँ को नायलॉन की उन 2 बदरंग साड़ियों में देखा है जिन्हें पहनने वाला घिस जाए पर वे नहीं फटती। 10 बाई 10 के सीलन भरे इकलौते कमरे में पांव सिकोड़कर वर्षों सोती रही माँ कि उसके बच्चे पांव सो सके। पिता ने कितना धूप पानी सहा कि बच्चे छांव में रह सके। फिर अब किस तरह भूल जाए वे बेटियां कि बेटियों की माँ क्या मन चाहा खा पहन सकती है। पिता कर सकता है पान बीड़ी का तुच्छ सा शौक। झुर्री पड़े चेहरों और बीवाई फटे पांव को ठीक करने का कोई जादू नहीं जानती बेटियां। झुर्री पड़े चेहरों और बीवाई फटे पैरों को ठीक करने का कोई जादू नहीं जानती बेटियां, किंतु उनमें और इजाफा ना हो, बस इतना सा चाहती हैं बेटा। बहुत ही मार्मिक, बहुत शानदार कविता, और निश्चित ही जिस तरह से आपने शब्दबद्ध किया है, प्रस्तुति आप करती हैं, तो डेफिनेटली इसकी कविता की मांग तो बार बार होगी ही। और आप कहती हैं कि आप ज्यादा लिखती नहीं है, लेकिन काफी प्रभावी लिखती हैं जो भी आप लिखती हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कविता पाठ के लिए। जी। अब मेरा ख्याल है 1 घंटा तो लगभग हो गया है। जी। विनोद सर, आप मौजूद हैं? मौजूद तो हूँ कुछ दिन। हाँ सर, कुछ कहिए और फिर हम समापन करें। नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। जी, थोड़ा कैमरा ऑन करिएगा सर। अरे भाई, आवाज झूठ नहीं बोल रही है मेरी। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आए, अच्छा लगा सर। काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा जी। और सभी ने अपना एक यूनिक पक्ष रखा। जी। अनुभव में इजाफा ही हो रहा है। जी बिल्कुल सर। और
पता नहीं क्यों एक प्रश्न उठ रहा है दिमाग में, पता नहीं, हो सकता है कि मैं कविता को न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मानता था, जेंडर बेस्ड नहीं मानता था। और दूसरा ये था कि मेरे जीवन का जो अनुभव रहा उसमें बहुत स्ट्रांग औरतें रहीं और लगभग नियामक रहीं कई पीढ़ी से। तो एक दूसरा ही अनुभव था, शायद मैं चौथा कवि होता अगर आज जो स्त्रियों का चौथा एंगल सुना था। 3 एंगल तो सुने आज, और अच्छा लगा कि सारे एंगल कवर हो रहे हैं। ये भी सच है, वो भी सच है जी। और बस यही है कि पोलराइजेशन ना हो, यही प्रार्थना है जी जी। बाकी तो बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा और ऐसे चलता रहे तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन महत्वपूर्ण विचारों के लिए। एक चीज और बता दूं आपसे, जी जी, इन तीनों कवियों से मैं जूनियर कवि हूँ। नहीं, आपने थोड़ा लेट लिखना शुरू किया, फिर भी काफी आपका लंबा लिखा है। लेट लिखना शुरू किया और अब लेटे लेटे लिखता हूँ, लेकिन अच्छा। अब अपने अनुभव से आप, अगर आप खुद कह रहे हैं जूनियर है, तो अपने अनुभव से आप सीनियर हो जाएंगे। ले के अनुभव जो है वो सीनियर करेगा आपको अपने आप। हो ही रहा है, दिन रात हो रहा है। बिल्कुल। वही एक अनुभव है जो बंद नहीं हो रहा है, बाकी सब काम बंद हो गए। नहीं, आप कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, ये जिज्ञासा का जो भाव है, उत्साह जो है, ये भी एक प्रेरक है। बहुत अच्छा रहा। आप पिछली बार 2 चित्रकार शामिल थे कवि गोष्ठी में। नहीं, एक वो चाहिए, क्लेरिफिकेशन चाहिए जी। दोषी जी का नाम यहाँ सुरमई क्यों लिखा हुआ है? जी, सुरमई निर्मला दोषी आप बार बार बोल रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है सुरमई दोषी। जी, वो मोबाइल का जो अकाउंट है या सेटिंग है, वो उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे है। अच्छा, और ऑनलाइन में अक्सर होता है। अच्छा, हम लोग भी क्लासेस लेते हैं तो स्टूडेंट के मम्मी पापा का नाम लिखा रहता है कई बार। अच्छा। जी जी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। और आज भी बड़ी विभिन्नता रही अनुभवों में। आप जो 3 कवियत्रियां हैं, उसमें से 2 फिल्म और टेलीविजन लेखन में सक्रिय रहीं, और निर्मला जी ने तो काफी काम लोक कलाओं के ऊपर किया है। तो ये विविधता जो है, ये भी एक वैल्यू एडिशन करती है कार्यक्रमों में। तो मिथिलेश जी, अब समापन करें। तो एक बार फिर मैं, हाँ, कुछ कह रहे हैं शायद। मैं 1-2 बातें कहता हूँ। जी जी। आज हमने 3 कवियत्रियों को सुना और मैं कहता हूँ कि लिखावट के आज के इस कार्यक्रम में 3 बड़े लेखक आए और तीनों की अपना अपना यूनिकनेस है और उनके महारत के अलग अलग फील्ड हैं। और देखिए कि उसमें उनकी कविताओं में भी बहुत विविधता है, अनुभवों का, बिल्कुल। वस्तु विषय का। तो इस कार्यक्रम को लोग जरूर पसंद करेंगे। विनोद जी हमारे साथ थ्रू आउट रहे। आभा जी ने एक नाम लिया था सुंदरचंद ठाकुर। सुंदरचंद ठाकुर, हाँ, नवभारत टाइम्स मुंबई के संपादक है। हाँ, पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम आज है कि नहीं, लेकिन वो सुंदरचंद ठाकुर कार्यक्रम में देखना पड़ेगा। कवि हैं और कथाकार भी हैं और पत्रकार भी हैं और शायद अभी भी होंगे नवभारत टाइम्स के संपादक वर्षों से। जी, अभी हैं और उनसे बात हुई है, अगली किसी कड़ी में आएंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि और YouTube पर लोग सुनेंगे तो सोचेंगे ये सुंदर कौन है। जी जी। हाँ, तो ये बताया। और मेरे हिसाब से कम साहित्य में कोई स्पर्धा नहीं होती, कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता। अपनी एक कविता से भी वो बड़ा लेखक ही होता है। हम उसको बड़ा छोटा करते रहते हैं रोज,
अपनी मानसिकता से और उनको अलग करके बात करने से। तो ऐसा कुछ नहीं है, कविता तो में स्पर्धा होती ही नहीं है, कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता है। जितना आपका सामाजिक सरोकार है, जितना अपने लोगों से जुड़ाव है, वही हमारी कविता में आता है, वही संबंध आते हैं, वही संवेदनाएं आती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले मैं प्रशांत जैन का आभार प्रकट करूंगा कि उनके ही श्रम और कमिटमेंट से ये कविता मुंबई चल रहा है। कविता मुंबई का मतलब इतना ही है कि आप लोग एक शहर में रहते हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। फिर मैं अर्चना जौहरी का अभिवादन करूंगा। आभा तो पहले से परिचित हैं। डोसी जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आए और लिखावट पर आपने कविताएं पढ़ी। लिखावट तो सचमुच एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है जो 88 में इसकी शुरुआत हुई और सक्रिय रूप से शुरुआत करने में रघुवीर साहब मंगलेश डबराल थे, लेकिन तमाम कवि लेखक, बड़ा छोटा तो मैं नहीं कहूँगा, जो लोग सक्रिय थे लिखने में, वो लगभग सब लोग इससे जुड़े रहे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। कविता मुंबई शुरू करने से एक फायदा तो जरूर हुआ है कि कुछ नए मित्र मिल रहे हैं और उनकी कविताओं से हम लाभान्वित हो रहे हैं। जी, हम एक कविता पाठ लिखावट पर करेंगे जो आज जो संघर्ष हमारी महिला खिलाड़ी कर रही हैं उस पर केंद्रित एक कार्यक्रम करेंगे और कुछ कविताएं उसमें खेल पर लिखी गई कविताओं को हम शामिल करेंगे। कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं और उसके बाद और भी लोग जो भी पढ़ना चाहेंगे, एक कविता, दो कविता, जितना समय होगा, तो आप लोग अगर उसमें भाग लेना चाहे कविता पढ़ने के लिए तो प्रशांत को जरूर बताएंगे। तो हम लोग जल्दी ही एक, और उसको समर्पित ही उन्हीं लोगों को करेंगे। वह एक बड़ा संघर्ष कर रही हैं जी, व्यवस्था के विरुद्ध, उस प्रवृत्ति के विरुद्ध। उसे हम छोटा करके नहीं आंक सकते हैं। यह बहुत बड़ा जोखिम का काम है कि एक स्त्री आके सार्वजनिक रूप से कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो एक आंदोलन चला था, मी टू। तो उस मी टू आंदोलन में कई लोगों ने अपने अनुभव को बताया था, बुरे अनुभव को बताया था इस समाज में। तो हम लोग एक कविता पाठ वैसा हम लोग करेंगे जो उनको समर्पित करेंगे, उनके समर्थन में करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ